आज है 7 मई 2026 दिन गुरुवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज शेयर बाजार पूरे दिन उतार चढ़ाव से भरा रहा। सुबह शुरुआत मजबूत हुई लेकिन कुछ ही देर बाद बिकवाली हावी हो गई। पूरे सत्र में ऐसा माहौल रहा जहां निफ्टी कभी तेजी पकड़ता दिखा तो अगले ही पल दबाव में आ जाता था। बाजार की सबसे बड़ी ताकत आज मिड कैप शेयर बने। मिड कैप इंडेक्स पहली बार 62,000 के ऊपर पहुंच गया और 676 अंकों की शानदार तेजी के साथ 62,003 पर बंद हुआ। इससे साफ संकेत मिला कि निवेशक अब तेजी से ग्रोथ वाली कंपनियों की तरफ रुख कर रहे हैं। बड़े इंडेक्स हालांकि ज्यादा मजबूत नहीं दिखे। सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 77,845 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 4 अंकों की कमजोरी के साथ 24,327 पर बंद हुआ। यानी ऊपर के स्तरों पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को थोड़ा सहारा जरूर दिया। बैंक निफ्टी 66 अंक चढ़कर 56,047 पर बंद हुआ, जिससे ये संकेत मिला कि बैंकिंग शेयरों में अभी भी स्थिर खरीदारी बनी हुई है। आज डिफेंस सेक्टर बाजार का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज करीब 9% उछल गया और पूरे डिफेंस थीम में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। निवेशकों का भरोसा इस सेक्टर पर लगातार मजबूत होता दिख रहा है। ऑटो सेक्टर में भी जोरदार तेजी रही। बजाज ऑटो मजबूत Q4 नतीजों और शेयर बायबैक की घोषणा के बाद करीब 3% चढ़ गया। वहीं हीरो मोटोकॉर्प में भी मैनेजमेंट की पॉजिटिव टिप्पणी के कारण 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। Q4 रिजल्ट्स का असर कई शेयरों में साफ नजर आया। भारत फॉर्ज करीब 7% उछल गया, जिससे ये समझ आया कि अच्छे नतीजों वाली कंपनियों में निवेशक खुलकर खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोल इंडिया दबाव में रहा। सरकारी हिस्सेदारी बिक्री यानी स्टेक सेल की खबरों के बाद शेयर में कमजोरी देखने को मिली और निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। मिड कैप स्पेस में कई शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। 197 कम्युनिकेशंस, पॉलीकैब इंडिया, भारत डायनामिक्स और सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस जैसे शेयरों में लगातार मजबूत खरीदारी देखने को मिली। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के बड़े शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी और आईटीसी जैसे दिग्गज शेयरों में कमजोरी के कारण निफ्टी ऊपर टिक नहीं पाया। बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ काफी मजबूत रही। एनएसई में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 रहा, मतलब गिरने वाले शेयरों के मुकाबले बढ़ने वाले शेयरों की संख्या लगभग 2 गुनी रही। ये अंदरूनी मजबूती का बड़ा संकेत माना जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल बाजार की असली ताकत बड़े शेयरों में नहीं बल्कि मिड कैप और थीमेटिक सेक्टर्स में दिखाई दे रही है। खासकर डिफेंस, ऑटो और कैपिटल गुड्स सेक्टर में लगातार पैसा आता नजर आ रहा है। आज निफ्टी में काफी तेज मूवमेंट देखने को मिला। सुबह बाजार 24,400 के करीब पहुंचा, फिर बिकवाली के कारण 24,320 के नीचे फिसल गया। इसके बाद दोपहर में शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी की वजह से तेज रिकवरी आई। दिन के दौरान निफ्टी ने 24,482 का हाई और 24,284 का लो बनाया, यानी बाजार लगभग 200 अंकों की चौड़ी रेंज में घूमता रहा, जिससे ट्रेडर्स को काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दोपहर 12:15 बजे के बाद बाजार में शानदार रिकवरी शुरू हुई। खासकर शॉर्ट कवरिंग यानी गिरावट पर लगाए गए सौदों की कटाई के कारण बाजार तेजी से ऊपर भागा और निफ्टी दिन के हाई के करीब पहुंच गया। आखिरी घंटे में फिर दबाव लौट आया। क्लोजिंग से पहले निफ्टी वापस 24,300 के करीब फिसल गया और आखिर में लगभग फ्लैट बंद हुआ। इससे साफ दिखा कि ऊपरी स्तरों पर अभी भी निवेशक सतर्क बने हुए हैं। आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन एक बड़ा संकेत देकर गया कि बाजार भले ही इंडेक्स स्तर पर शांत दिखे, लेकिन अंदरूनी तौर पर मिड गैप और सेक्टर आधारित तेजी अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,725 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,575 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे साफ दिख रहा है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से मजबूत कमाई हो रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 130 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है और 30 जून को रिकॉर्ड डेट तय की गई है। साथ ही कंपनी की नेट एसेट वैल्यू यानी NAV बढ़कर 19,388 रुपए प्रति शेयर पहुंच गई है, जिसे एक्सपर्ट्स निवेशकों के लिए मजबूत और पॉजिटिव संकेत मान रहे हैं। सीगाइल इंडिया ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 74.4 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 130 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही EBITDA और मार्जिन में भी मजबूत सुधार देखने को मिला, जो कंपनी की बेहतर ऑपरेशनल क्षमता को दिखाता है।
वंडरला हॉलिडेज ने भी मजबूत Q4 नतीजों से निवेशकों को चौंका दिया। कंपनी का मुनाफा 11 करोड़ रुपए से बढ़कर 16.4 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 40.2 करोड़ रुपए हो गया। मार्जिन में तेज उछाल ये दिखाता है कि कंपनी की कमाई की गुणवत्ता बेहतर हुई है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने ऑटो और एग्री इक्विपमेंट सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा 250 करोड़ रुपए से बढ़कर 325 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA और मार्जिन दोनों में सुधार देखने को मिला, जिससे कंपनी की ग्रोथ मजबूत नजर आ रही है। नीला स्पेसेस ने रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूत ग्रोथ दर्ज की। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 2 गुना होकर 9.2 करोड़ रुपए पहुंच गया। आमदनी, EBITDA और मार्जिन में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कंपनी के बिजनेस विस्तार का संकेत है। OpenAI और Anthropic जैसी अमेरिकी AI कंपनियां अब सीधे AI सर्विसेज बिजनेस में उतर रही हैं। यानी जो काम अब तक TCS, Infosys और Wipro जैसी इंडियन IT कंपनियां करती थीं, अब वही सेवाएं AI कंपनियां खुद देने की तैयारी कर रही हैं। AI आधारित ऑटोमेशन तेजी से मैनुअल कोडिंग और मेंटेनेंस जैसे कामों को रिप्लेस कर रहा है। इससे इंडियन IT सेक्टर का पारंपरिक ह्यूमन आवर्स बिलिंग मॉडल दबाव में आता दिख रहा है, क्योंकि कंपनियां अब इंसानों की जगह AI आधारित सॉल्यूशंस पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी AI सेक्टर पर बड़ा दाव लगा रहे हैं। एंथ्रोपिक ने हाल ही में गोल्डमैन सैक्स और ब्लैकस्टोन जैसे बड़े निवेशकों से करीब $1.5 बिलियन की फंडिंग जुटाई है, जिससे AI इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में कंपटीशन और तेज हो सकता है। बढ़ते खतरे के बीच इंडियन IT कंपनियां भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं। इन्फोसिस ने एंथ्रोपिक के साथ पार्टनरशिप की है, जबकि TCS OpenAI कोलैबोरेशन और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस बढ़ा रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पिछले कई दिनों से ग्लोबल बाजारों की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में बाजार को कुछ राहत देने वाले संकेत भी मिले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का माहौल पहले के मुकाबले थोड़ा नरम दिखाई दे रहा है, जिससे निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में तनाव कम हो सकता है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो ईरान पर दबाव बनाए ताकि हालात और ना बिगड़े। वहीं चीन का कहना है कि सबसे पहले पूरी तरह सीज फायर होना जरूरी है। यानी बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं कही जा सकती। पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। वहां से ये संकेत दिए गए हैं कि दोनों देशों के बीच किसी बड़े समझौते की संभावना बन सकती है, जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है। बाजार के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये रहा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। लंबे समय से डर था कि मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से एनर्जी क्राइसिस और गहरा सकता है, लेकिन ऑयल नरम पड़ने से निवेशकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और कम होता है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में और राहत देखने को मिल सकती है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टर देशों को मिलेगा, जहां महंगा ऑयल हमेशा इन्फ्लेशन और इंपोर्ट बिल पर दबाव बढ़ाता है। दूसरी तरफ सेफ एसेट्स में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। गोल्ड करीब 1% मजबूत रहा, जबकि सिल्वर लगभग 5% उछलकर लंबे समय बाद $80 के ऊपर पहुंच गया, जो बताता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी पूरी तरह रिस्क लेने के मूड में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से जुड़ा तनाव जल्द खत्म हो सकता है। हालांकि अमेरिका अब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त रुख बनाए हुए है और लगातार दबाव बनाए रख रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता लगातार बढ़ रही है। वहां इन्फ्लेशन करीब 50% तक पहुंच चुकी है और लगातार आर्थिक दबाव बढ़ने से आम लोगों की खरीदारी क्षमता पर बड़ा असर पड़ रहा है। वी-मार्ट रिटेल की चौथी तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू और मार्जिन में सुधार देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 39% गिर गया। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹1 डिविडेंड देने की सिफारिश की है। नतीजों के बाद शेयर में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। CCL प्रोडक्ट्स इंडिया ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 12% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू में शानदार 47% की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹2 फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर ₹3 फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कोटक महिंद्रा बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बड़ी मंजूरी मिली है। बैंक अब सिटी यूनियन बैंक और JNK बैंक में 9.99% तक की हिस्सेदारी खरीद सकेगा, जिसे बैंकिंग सेक्टर में कोटक महिंद्रा बैंक की रणनीतिक विस्तार योजना के तौर पर देखा जा रहा है। रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से प्रोब नोटिस मिला है। ये जांच वित्त वर्ष 2014-15 से लेकर वित्त वर्ष 2021-22 के बीच की कुछ जानकारियों से जुड़ी है, जिसके लिए कंपनी से अतिरिक्त विवरण मांगा गया है।
ग्लोबल स्पिरिट्स ने चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का प्रॉफिट करीब 4 गुना बढ़ गया। बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से कंपनी ने रेवेन्यू में हल्की कमजोरी के बावजूद शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है। साथ ही डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। पीएनसी इंफ्राटेक को लखनऊ में करीब 194 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए लोएस्ट बिडर चुना गया है। इस ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में उसकी पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है। कोचिन शिपयार्ड की सब्सिडरी को अडानी ग्रुप की एक कंपनी से टग कंस्ट्रक्शन का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है, जिससे कंपनी के शिप बिल्डिंग बिजनेस को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। बीएसई लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 61% बढ़कर 797 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू लगभग 85% की तेजी के साथ 1564 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 10 रुपए फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जिस पर अंतिम मंजूरी एजीएम में मिलेगी। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई 2026 तय की गई है, जबकि भुगतान 17 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। नतीजों के बाद शेयर भी करीब 3% से ज्यादा चढ़कर 3,981 रुपए पर बंद हुआ। डाबर इंडिया ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 16% बढ़कर 362 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू 7% से ज्यादा बढ़कर 3038 करोड़ रुपए रहा। खास बात ये रही कि बढ़ती महंगाई और मिडिल ईस्ट तनाव जैसी चुनौतियों के बावजूद कंपनी के नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर रहे। कंपनी के एफएमसीजी बिजनेस में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली, जहां रूरल मार्केट की डिमांड अर्बन मार्केट के मुकाबले ज्यादा मजबूत रही। ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स चैनलों में भी जबरदस्त तेजी आई, जबकि हेयर केयर, होम केयर और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स कैटेगरी ने कंपनी की ग्रोथ को मजबूती दी। डाबर इंडिया ने बताया कि उसने अपने करीब 95% पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर बढ़ाया है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 1 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 5.50 रुपए फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। थर्मैक्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 12.5% बढ़कर 3,428 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो बाजार के अनुमान से भी ज्यादा रहा। प्रॉफिट और मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला। वहीं कंपनी ने 20 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। सोनेटा सॉफ्टवेयर का तिमाही प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले करीब 25% बढ़ा है। हालांकि रेवेन्यू में हल्की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का ईबिट मार्जिन भी सुधरकर 7.2% पहुंच गया, जिससे संकेत मिलता है कि कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार हुआ है। साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। प्राइम फोकस लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है, जहां एनसीएलटी ने 353.79 करोड़ रुपए के कर्ज मामले में इंसॉल्वेंसी प्ली स्वीकार कर ली है। हालांकि कंपनी ने इस फैसले को एनसीएलटी में चुनौती दी है और कहा है कि लोन डिसबर्सल को लेकर विवाद है, जबकि कंपनी का ऑपरेशन फिलहाल सामान्य रूप से जारी। भारत फोर्ज के मार्च तिमाही नतीजे बाजार के अनुमान से कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 283 करोड़ रुपए से घटकर 233 करोड़ रुपए रह गया, जबकि एबिडा और मार्जिन भी उम्मीद से नीचे रहे। कंपनी ने बताया कि Q4 में करीब 98.7 करोड़ रुपए के वन टाइम लॉस का असर मुनाफे पर पड़ा। हालांकि कमजोर तिमाही के बावजूद कंपनी ने 2026 के लिए 6.5 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। मैनेजमेंट को 2027 में 25% रेवेन्यू और एबिडा ग्रोथ की उम्मीद है और कंपनी यूरोप में नए बिजनेस मौके तलाश में के साथ स्टील बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग पर भी काम कर रही है। कोल इंडिया को लेकर खबर है कि सरकार जल्द OFS ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कंपनी में 3% से 4% हिस्सेदारी बेचकर करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे शेयर में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और अब बाजार की नज़र OFS की कीमत और टाइमिंग पर बनी रहेगी। लेंसकार्ट को लेकर बड़ा ब्लॉक डील अलर्ट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी में करीब 4% हिस्सेदारी की बिक्री हो सकती है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 3,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर है कि ये ब्लॉक डील मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले करीब 5% डिस्काउंट पर हो सकती है, ताकि बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी बिक्री से शेयर में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन मजबूत संस्थागत मांग आने पर डील आसानी से पूरी हो सकती है। लेंसकार्ट आज 2% से ज्यादा गिरकर करीब 492 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा।
वोडाफोन आइडिया ने फिजिक्स वाला के साथ मिलकर VI एड्यू प्लस नाम से नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS के साथ छात्रों को 28 दिनों के लिए PWPi Pro प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा। फिलहाल ये ऑफर राजस्थान और यूपी ईस्ट सर्कल में शुरू किया गया है। कंपनी का फोकस खासतौर पर स्टूडेंट्स और युवा यूजर्स को आकर्षित करना है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टेलीकॉम और एडटेक का ये कॉम्बिनेशन वोडाफोन आइडिया को अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद कर सकता है, क्योंकि अब कंपनियां इंटरनेट सेवाओं के साथ ऑनलाइन लर्निंग को भी जोड़ने की रणनीति अपना रही हैं। वारी एनर्जीज ने एसोसिएटेड पावर स्ट्रक्चर्स में 55% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1225 करोड़ रुपए की बड़ी डील का ऐलान किया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर में बढ़ती मांग के बीच ये कंपनी के कारोबार विस्तार की दिशा में अहम कदम हो सकता है। कंपनी में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है। जून 2025 में FII होल्डिंग 2.68% थी, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 7.05% पहुंच गई। वहीं पिछले एक साल में शेयर करीब 22% का रिटर्न दे चुका है, जिससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर मजबूत बना हुआ है। इंडोको रेमेडीज ने मार्च तिमाही में मजबूत टर्न अराउंड दिखाया है। कंपनी का घाटा 40 करोड़ रुपए से घटकर 22 करोड़ रुपए रह गया, जबकि EBITDA घाटे से निकलकर 50.2 करोड़ रुपए पॉजिटिव हो गया। बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन और लागत नियंत्रण के कारण शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन के शेयर में मजबूत तिमाही नतीजों के बाद तेजी देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा 67 करोड़ रुपए से बढ़कर 116 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन 13.9% से बढ़कर 16.1% हो गया, जो मजबूत ऑपरेशनल एफिशिएंसी का संकेत है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के शेयर में कमजोर Q4 नतीजों के बाद तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 41% घट गया, जिसके बाद शेयर 4% से ज्यादा टूटकर 774 रुपए के इंट्राडे लो तक पहुंच गया। हालांकि कंपनी ने बोनस शेयर का ऐलान किया, लेकिन फिलहाल बाजार का फोकस कमजोर कमाई और आगे की ग्रोथ पर बना हुआ है। सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF ईरान युद्ध के बाद पहली बार बड़ा डॉलर बॉन्ड इशू लाने जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉन्ड 3 साल, 7 साल और 30 साल की मैच्योरिटी में जारी किए जाएंगे, जिससे साफ संकेत मिलता है कि गल्फ डेट मार्केट में फिर से गतिविधि बढ़ रही है। इस डील में सिटी, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और HSBC जैसे बड़े ग्लोबल बैंक शामिल है। वहीं मूडीज और फिच से A2/A+ रेटिंग मिलने की उम्मीद है, जो ये दिखाता है कि ग्लोबल निवेशकों के बीच PIF की साख अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बॉन्ड इशू सिर्फ फंड जुटाने की डील नहीं है, बल्कि ये गल्फ मार्केट्स में लौटते कॉन्फिडेंस का बड़ा संकेत भी है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव धीरे धीरे कम होता है, तो आने वाले समय में क्षेत्रीय बाजारों और निवेश माहौल में और मजबूती देखने को मिल सकती है। भारत ने 2024 में रेमिटेंस यानी विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे के मामले में दुनिया में फिर टॉप पोजीशन हासिल की है। IOM की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक भारत को $137 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस मिला, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि भारत दुनिया का इकलौता देश बन गया है जिसने $100 बिलियन का आंकड़ा पार किया है। इसके बाद मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस जैसे देशों का नंबर आता है, लेकिन वे भारत से काफी पीछे हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों से आने वाला ये पैसा सिर्फ परिवारों की आय नहीं बढ़ाता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। रेमिटेंस से कंजम्पशन, सेविंग्स और रूरल इकोनॉमी को बड़ा सहारा मिलता है, इसलिए इसे भारत के लिए एक मजबूत आर्थिक सपोर्ट माना जाता है।